तो आइए हाज़रीन, हम आज की इस खूबसूरत शाम और इस कॉन्फ्रेंस रूम में जो सेशन हो रहे हैं उसका आखिरी सेशन घूमता आईना बदलते अक्स, जिसमें मारूफ़ नग़मा निगार जनाब समीर अंजान साहब और जनाब राजेश तेलंग साहब, मोहतरमा निरुपमा कोतरू मैम और आमना मिर्ज़ा साहिबा, मैं इन तमाम फ़नकारों से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर बराह करम तशरीफ़ लाएँ। मैं मोहतरमा आमना मैम से दरख्वास्त करूँगा कि आज के इस सेशन का आगाज़ फरमा दें और चंद ही लम्हों में जनाब समीर अंजान साहब भी हमसे जुड़ जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हॉल में उपस्थित सभी साथियों को हमारा बहुत ही सप्रेम नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। क्या आप लोग तैयार हैं? जैसे उन्होंने कहा है कि खूबसूरत गुफ्तगू होने वाली है, ये सेशन कुछ अलग सेशन होगा क्योंकि यहाँ पर एक डायलॉग है, गुफ्तगू है, और जब गुफ्तगू होती है तो चेहरे पर ढेर सारी मुस्कुराहटें होती हैं। तो आप लोग तैयार हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। थोड़ी सी तालियों की गुजारिश है क्योंकि इस गुफ्तगू में ऐसी बातें होने वाली हैं जिसे हमने कहीं ना कहीं अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखा होगा, कला को उसे दर्शाते हुए देखा होगा, और आज कहीं ना कहीं हम उस पर बात कर रहे हैं। कार्यक्रम के इस सेशन को शुरुआत करने से पहले हमारे साथ बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं। उन्हें परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आई विल टेक अ मोमेंट टू से फ्यू लाइन्स अबाउट देम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डियर डिस्टिंग्विश्ड डेलीगेट्स इन द हाउस, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच आज आदरणीय मैम और रिस्पेक्टेड निरुपमा कोतरू मैम उपस्थित हैं, जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अंटिल रिसेंटली आप जॉइंट सेक्रेटरी थी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय, जहां पर आपने म्यूजियम, नेशनल एकेडमिक्स ऑफ म्यूज़िक, डांस, थिएटर जैसे IGNCA, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, साहित्य अकेडमी, इन सारे चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडमिनिस्टर किया। शी वॉज ऑल्सो डायरेक्टर फिल्म्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वेयर शी लुक्ड आफ्टर फिल्म प्रोड्यूसिंग सच एज NFDC एंड फिल्म्स डिवीजन। उसके साथ साथ शी हैज़ रिटन मोर देन 30 आर्टिकल्स ऑन फिल्म्स इंक्लूडिंग फिल्म म्यूज़िक। सो वंस अगेन मैम, वेलकम। और यही मैंने कहा, ये जो गुफ्तगू है ये ख़ास होने वाली है क्योंकि केवल ना केवल हम ये बताएंगे कि जो बदलता हुआ समय है उसमें आईने में नया दर्पण क्या आ रहा है, बट विल बी ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम द इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंसेस दे ऑल ब्रिंग टुगेदर विद अस। हमारे साथ बहुत ही खुशी की बात है कि जब मैं रास्ते में आ रही तो मैं इनकी सारी जो मूवीज़ हैं, चाहे वो मुक्काबाज हो, फैंटम हो, दिल्ली क्राइम हो, पंगा हो या बंदिश बैंडिट हो, आपने हर किरदार को इन डिफरेंट मूवीज़ में एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। और जो कहा जाता है कि एक्टिंग एक डायनामिक प्रक्रिया होती है, आपने उस बात को बहुत ही सही तरीके से पुष्टि करी है। ज़ोरदार तालियों के साथ राजेश तेलंग जी का हम इस समय स्वागत करते हैं। समीर अंजान जी हमारे बीच थोड़ी देर में आने वाले हैं, लेकिन चलिए गुफ्तगू की शुरुआत हम कर देते हैं। जब हम बात कर रहे हैं घूमता आईना बदलते अक्स, ज़िंदगी हर पल नई है, समय हर पल कुछ नया है। तो आर्ट्स हो गया, लिटरेचर हो गया, कला हो गया, किताब हो गया, विचार हुआ, वो कैसे इस बदलाव से, इस निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों से अलग कैसे हो सकता है। जब आज इतनी बेहतरीन शख्सियत हमारे साथ हैं तो मैं सबसे पहले इसी बात पे शुरुआत करूंगी कि जब जिंदगी का सही मायना बदलाव है, देन द वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स टू हैज़ टू बी अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजेस अराउंड अस। निरुपमा मैम, मैं आपसे शुरू करूंगी। आपने फिल्म्स डिवीजन को एडमिनिस्ट्रेटिवली भी देखा है, कला के रूप में आपने विचार भी प्रस्तुत करे हैं विभिन्न आर्टिकल्स में अपने। आज जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आर्ट्स के कंटेंट में, फॉर्मेट में, इवन मीडियम में बदलाव आया है, सो हाउ वुड यू लाइक टू इंटरप्रेट दिस चेंज? इस बदलती हुई दुनिया में जो कला में बदलाव आ रहा है, उस जो दर्पण में बदलाव आ रहा है, उसके ऊपर आप क्या सोचती हैं? मैम इधर से, मैम तालियों के साथ शुरुआत कर रहे हैं गुफ्तगू निरुपमा मैम के साथ। थैंक यू आमना। तो अगर कला की बात करें, कला के तो बहुत सारे रूप हैं और फिर हमें 5000 साल से भी पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी सिविलाइजेशन ही बहुत पुरानी रही है। अब तो कहते हैं शायद 8000 साल पुरानी है, जैसा नए आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से पता चल रहा है। तो लिटरेचर वगैरह हमारा बहुत ही पुराना है और
इंडस वैली में आप लोगों ने देखा होगा वो डांसिंग गर्ल की इमेज, जो इसका उससे पता चलता है कि डांस, म्यूज़िक, ये सब। और उससे भी पुराना रॉक आर्ट अगर आप देखें तो भीमबेटका तो 10,000 साल पुराना है। तो इतना पीछे तो न जाएं, क्योंकि आज हमारे बाकी पैनलिस्ट फिल्म से जुड़े हैं, तो मैं फिल्म वाले मीडियम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, क्योंकि 100 साल तो फिल्म के पे भी हो गए हमारे। 2013 में हमारी सेंटिनरी थी फिल्म्स की, तो उस मौके पे हम लोग ने एक फेस्टिवल भी किया था, सेंटिनरी फेस्टिवल सिरी फोर्ट में। तो फिल्म्स की थोड़ी बहुत अगर आप वक्त दे तो मैं हिस्ट्री पे थोड़ा सा जाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही लंबा इतिहास रहा है हमारा। 1913 से शुरू अगर करें, अगर आप लोगों को पेशेंस है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। जब दादा साहब फाल्के जी ने राजा हरिश्चंद्र साइलेंट फिल्मों से शुरू किया, और आप सोचे उस वक्त ब्रिटिश सेंसरशिप थी, बड़ी स्ट्रिक्ट थी, और कुछ हमारे फिल्म मेकर्स इतने बोल्ड थे कि बेचारे उसमें भी कुछ देशभक्ति का एलिमेंट डाल देते थे। मतलब ऐसे हमारी शुरुआत हुई इन परिस्थितियों में। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो 50s का दौर में, नहीं पहले हम साइलेंट से चलते हैं टॉकीज़ में, तो इतने टैलेंटेड थे हमारे यहाँ लोग, पायनियर्स, के.सी. डे साहब, पंकज मलिक, के.एल. सहगल साहब। तो म्यूज़िकल्स बड़ी ज़बरदस्त आई, आप सबने सुनी है, लकीनी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अभी तक हैं। सिंक साउंड में आप सोचें के.एल. सहगल साहब का जो नवाब वाजिद अली शाह का ठुमरी है बाबुल नोरा, उन्होंने रिकॉर्ड किया है स्ट्रीट सिंगर के लिए, स्ट्रीट पे एक्चुअली, तब प्लेबैक भी नहीं था। आप सोचें क्या गज़ब की रिकॉर्डिंग की थी इन्होंने, मतलब कितने मुश्किल तरीके से हमारे फिल्म मेकर। समीर जी प्लीज़ आइए। साथियों तालियां हो जाएं समीर जी का स्वागत करते हुए। तो हम समीर जी थोड़ा फिल्म हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि आमना जी जानना चाहती थी कि बदलाव कैसे आ रहा है। तो मैंने कहा क्योंकि हमारे पैनलिस्ट फिल्म से जुड़े हैं, तो मैं फिल्म की ही 100 वर्ष का इतिहास थोड़ा सा शेयर करना चाहती थी ऑडियंस से। तो फिर टॉकीज़ एरा में जो हमारे पायनियर्स थे, बॉम्बे टॉकीज़ के आप लोगों को पता है, हिमांशु राय जी, देविका रानी जी, तो पहले सुपरस्टार आए अशोक कुमार जी, उसके बाद आए हम 50s में आते हैं। तो 50s में नया हमारा जो देश आ रहा था, तो उस वक्त बड़ा आइडियलिज़म था, और एक न्यू रियलिस्ट सिनेमा से प्रभावित होकर हमारे बिमल रॉय जैसे फिल्म मेकर्स, राज कपूर जैसे, उन्होंने उस तरह का सिनेमा बनाया जिसमें पता चलता था कि भाई इनइक्वालिटी बहुत है, गरीबी भी है, मगर एक आशा है कि हम कुछ करेंगे, हमारा देश अच्छा बनेगा। फिर आता है रोमांटिक दौर, 60s 70s। समीर जी को इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान है मेरे से, क्योंकि ये उस परिवार से रहे। अनजान जी इनके वालिद हैं, और उस वक्त ज़बरदस्त म्यूज़िकल एक दौर चला, रोमांटिक दौर चला, बहुत ही अच्छे हमारे गीतकार, संगीतकार थे। और साथ साथ फिर कलर का भी स्टॉक आया, मतलब वो भी देखना पड़ता है ना, टेक्निक कैसे बदला, क्योंकि पहले हमारे यहाँ कलर सिनेमा नहीं था, तो उसका भरपूर शक्ति सामंता जी जैसे फिल्म मेकर्स ने उसका उपयोग किया। बढ़िया फिल्में, अच्छा बाहर की दुनिया देखना चाहते थे लोग, तो एन इवनिंग इन पेरिस जैसी फिल्में आई जिसमें आपको दुनिया घुमाई उन्होंने। तो इस तरह धीरे 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 फिर आए बड़े सुपरस्टार का दौर आया, राजेश खन्ना साहब, तो रोमांटिक ज़बरदस्त गाने, फिर आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, अनजान साहब आए। जब तक अमिताभ बच्चन जी आ गए तो फिर अनजान साहब टॉप पे आ गए, क्योंकि अमिताभ बच्चन के सारे उन्होंने सुपरहिट गाने, डॉन, मुकद्दर का सिकंदर, ऐसे ऐसे फिल्मों का गाना दिया। और क्योंकि समीर जी हैं, मैं इनकी एक फ़िल्म का ज़रूर जिक्र करूँगी, मैं उसी तरफ आ रही थी। 88 में फिर एक लैंडमार्क हुआ, आई डोंट नो आप लोगों को कितने लोगों को याद है, नासिर हुसैन साहब की प्रोडक्शन के अंडर क़यामत से क़यामत तक आई, जब आमिर खान की इंट्रोडक्टरी फिल्म, उस फिल्म ने दोबारा रोमांस को ले आया, और म्यूज़िकल ज़बरदस्त, आनंद मिलिंद साहब का म्यूज़िक। और मजरूह सुल्तानपुरी जी खुशकिस्मती से हमारे साथ तब थे, इतने सीनियर लिरिसिस्ट जो साहिर साहब के टाइम की कंटेम्प्रेरी रहे हैं, रेवोल्यूशनरी पोइट हैं, ये लोग सब इप्टा से जुड़े थे, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन से जुड़े थे, मतलब वो लेगेसी वाले लोग अभी तक थे। और इतना अच्छा उन्होंने एक लैंडमार्क फिर से ले आया म्यूज़िकल रोमांस का। और उसके बाद फिर मैंने प्यार किया वगैरह आई, और फिर 90 में जो ब्लॉकबस्टर आई, उसके लिए ये शख्स हमारे साथ जो बैठे हैं, आशिकी फिल्म, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए म्यूज़िकल्स के, क्योंकि वो फिल्म एक स्मॉल बजट फिल्म, आप सोचिए छोटे कलाकार, नए कलाकारों के साथ बनी थी, महेश भट्ट जी की, और उसका जो ब्लॉकबस्टर म्यूज़िक है आज भी याद किया जाता है। तो जैसे जैसे दौर बदलता है और हमारे टेक्निक्स आते हैं, तो फिल्म मेकर्स ने उसका बड़ी बखूबी इस्तेमाल भी किया है, और उसके साथ साथ चले हैं, ऑडियंस की डिमांड्स को भी देखा है, गाने उसी तरह बदले हैं।
तो मैं समझती हूँ हमारी इंडस्ट्री बहुत बहुत सारे परिवर्तन देख रही है, आगे भी देखेगी। मीडियम पे तो हम और भी आगे बात करेंगे, बट क्योंकि समीर जी हैं, मैं म्यूज़िक के लिए वास्ते से इनके भी इनपुट्स चाहूँगी, क्योंकि अब हम फिर से देख रहे हैं 2000 और 2010 के बाद अब देखें बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स दोबारा आ गए, तो कंटेंट फिर से बहुत स्ट्रांग हमारे यहाँ आ रहा है। अब लोग पहचान रहे हैं कि कंटेंट इज़ किंग। अच्छी राइटिंग हो तो ऑडियंस ज़रूर देखेगी आपकी फ़िल्म, चाहे उसमें गाने कम हो ज़्यादा हो, और उसी से चलते हुए फिर अब आप देखिए OTT में भी कंटेंट ही सब कुछ है। एक्टर्स हो ना हो, सुपरस्टार हो ना हो, आपका कंटेंट अच्छा हो तो ज़रूर लोग पसंद करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं बताना चाहती थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्योंकि इतने चेंजेस और इतने लैंडमार्क्स हुए हमारे इंडस्ट्री में कि मतलब उसकी हिस्ट्री हम सुनते हैं तो मुझे तो बहुत फैसिनेशन होता है, और बहुत ही मुझे अच्छा भी लगता है सोच के कि हमारे पास कैसे टेक्निक्स थे। आप सोचिए जब प्लेबैक भी नहीं होता था KL सहगल साहब के ज़माने में, और आज इतना हम एडवांस्ड हैं कि मल्टी ट्रैक है। कुछ हद तक मुझे खलता भी है। मैं एक बार कुछ म्यूज़िक डायरेक्टर से बात कर रही थी, मैं प्रीतम जी से बात कर रही थी, मैंने कहा आपका एक गाना है उसमें शायद विद्या बालन जी की एक फिल्म थी, तो लगता है कि लेडी सिंगर जो हैं अलका याग्निक जी कुछ कहीं और दुनिया में गा रही हैं, और ये दूसरे एक सिंगर थे मेल यंग, तो कुछ और गा रहे हैं। तो बोले आप निरुपमा जी आप समझते नहीं, आजकल तो मल्टी ट्रैक सिस्टम है, उनको जब फुर्सत होती है वो आके रिकॉर्डिंग करते हैं, मेल आर्टिस्ट को फुर्सत होती है वो करते हैं, ऑर्केस्ट्रा की रिकॉर्डिंग पहले हो जाती है। तो वो ज़माना गया कि किशोर कुमार आशा भोसले पहले हंस रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में गाना हो रहा है, और लाइव आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग उस वक्त चल रही है, 40 पीस ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वायलिन्स बज रहे हैं, बांसुरी बज रही है, ढोलक बज रही है। अब वो ज़माना नहीं है, सब मिक्सिंग होता है टेबल पे। तो अलग अलग दौर आए हैं, पर मैं फिर भी आशावादी हूँ कि हमें ज़रूर अच्छी ही आगे भी चल के मीडियम के हिसाब से हमारे फिल्म मेकर्स अच्छा कंटेंट ही बनाते रहेंगे, एंड होपफुली कंटेंट विल बी किंग नाउ, नॉट सुपरस्टार्स। बहुत ही खूबसूरत सकारात्मक बात निरुपमा मैम ने शुरुआती दौर पे ही हमें बता दी है कि बदलाव कुछ भी हो, सकारात्मक पहलू हमें हमारे पास है। मैं इसी के साथ राजेश सर के पास जाना चाहूँगी। राजेश सर, जब मैंने दिल्ली क्राइम में हम सब ने आपको देखा तो किरदार अलग था, बंदिश बैंडिट्स में जब हमने आपको देखा तो किरदार बिल्कुल अलग था। अब इस बदलती हुई दुनिया में जिस प्रकार से निरुपमा मैम ने हमें बताया कि जब हम 60 के दशक की फिल्में देखते हैं तो मैसेज कुछ और था, जब 90 की दशक की मूवी में देखते हैं तो मैसेज कुछ और था, 2000 के दशक में देखते हैं तो लव पीक पर था, और अभी ऑफ कोर्स OTT आ गया है, विस्तार हो गया है। एक्टर अपने आप को कहाँ स्थिर माने इस बदलाव में? ये जो आईना हर दिन एक नया चेहरा हमारे बीच प्रस्तुत कर रहा है, तो एक्टर फिर किस चेहरे से आइडेंटिफाई करे? एज अ एक्टर योर रिफ्लेक्शन, आप इस बदलते हुए बदलाव के साथ कैसे बात रखते हैं? देखिए, ये जो बदलाव हुआ है वो मेरे लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, और न सिर्फ मेरे लिए, मेरे जैसे बहुत सारे एक्टर्स के लिए। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि चेहरे बदल गए, किरदार बदल गए। पहले भी ये जो किरदार आज हम फिल्मों में देख रहे हैं वो थे कि एक हलवाई भी था, लेकिन वो शायद हीरो का बाप नहीं था, या जिस तरह के जो चरित्र, मतलब आमतौर पे जिस तरह के चरित्र मैं निभाता हूँ वो तो मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट कहते हैं, ये कि चरित्र अभिनेता है, तो वो बहुत ही फिलर्स की तरह होते थे। अभी हम वो चेहरे पहले भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि उन चेहरों को अभी आप थोड़ा गहराई से और शांति से देख रहे हैं, और शायद OTT जो फॉर्म है, OTT जो जितनी भी ये जो जिनको वेब सीरीज़ या टेलीविज़न सीरीज़ का है, उसका फॉर्म ऐसा है कि आप सिर्फ हीरो के सुख दुख पे कहानी केंद्रित नहीं है, उसके अलावा जो चरित्र हैं उनके भी सुख दुख और उनको भी एक क्या कहें अंजाम मिलता है, और इस वजह से जो बाकी चरित्र हैं उन चरित्रों को थोड़ा अच्छे से लिखा गया जा रहा है, और उस वजह से जो हम जैसे अभिनेता हैं जो सो कॉल्ड प्रोटोगनिस्ट नहीं प्ले करते हैं, बाकी कैरेक्टर्स को कर रहे हैं, वो कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए एज एन एक्टर अभी कुछ है हमारे पास। तो ये जो भी बदलाव हुआ है, जो निरुपमा जी बोल रही हैं कंटेंट इज़ किंग, तो वो कंटेंट का में ही बदलाव की वजह से शायद ये हुआ है, और जो
यही मतलब मेन तौर पे तो मुख्य रूप में तो मुझे यही बदलाव लगता है, जिसका फ़ायदा सभी को हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर कैरेक्टर्स अभी वेल राउंडेड हैं और वेल रिटन हैं। पहले वो खाली वो कहानी आगे बढ़ाने के लिए एक क्या कहना इंफॉर्मेटिव से चरित्र नहीं है। बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही अहम बात कि अब किरदार की गहराई को भी पहचाना जा रहा है। साथियों, जब हमने गुफ्तगू शुरुआत करी थी तब आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड समीर अंजान जी हमारे बीच नहीं थे, पर अब क्योंकि वो आ गए हैं, आपको परिचय की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं एक लाइन ज़रूर कहूँगी आपको बुलाने से पहले, दैट यू हैव, चाहे वो 80 के दशक हो या 90 का दशक हो या आज का दशक हो, आपके जो लेख हैं, आपके जो बोल हैं, वो हर दिल के अजीज़ हैं। यू ऑल्सो हैव द रिकॉर्ड विद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तालियों के साथ आइए, आज जश्न अदब में हम समीर अंजान जी का स्वागत करते हैं। समीर सर, 80 का दशक हो, 90 का दशक हो या आज का दशक हो, निरुपमा मैम ने बहुत ही बखूबी अंदाज में कंटेंट फॉर्मेट हमें समझाया, बदलाव होया है। राजेश जी ने भी बिल्कुल समझा दिया है कि एक्टर जो है अब उसकी किरदार की गहराइयों को लोग समझना चाहते हैं। अब जब हम मौसीकी की ओर आए, म्यूज़िक की ओर आए, उसमें जो बोल होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगर ज़्यादा दूर ना जाएं, एक आम नागरिक की तरह बात करें, चाहे मैं सवेरे लम्हे के गाने सुन लूँ, मेरा दिल भी कितना पागल है, या आज के ज़माने में धूम मचाले सुन लूँ, दिल को एकदम जिसे कहते हैं ना खुशी मिलती है, बिकॉज नो डाउट वर्ड्स हैव द पावर। क्या बदलते हुए इस आईने में, बदलते हुए टाइम में वर्ड्स के ऊपर उसको कहने के ऊपर, उसके प्रेजेंटेशन के ऊपर भी कुछ इम्पैक्ट पड़ा है? एज अ लिरिसिस्ट जब आप बोल लिखने के लिए प्रयास करते हैं, क्या ये जो बदलती हुई दुनिया के जो नए नए आयाम है उसका कोई इम्पैक्ट होता है आपके लेख पर? सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी देर हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत अच्छी बात हो रही है, और मैं पिछले 40 साल से, मैं 80s में मुंबई आया और तब से लेके अब तक का सफ़र जारी है। अक्सर लोग पूछते हैं, ये कल भी इस मुद्दे पे थोड़ी सी बात हुई थी कि भाई, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ भाई, कल का दौर जो था बहुत अच्छा था, आज का दौर ख़राब है। और हो क्या रहा है ये बदलाव, जैसे राजेश जी ने बोला कि हर चीज़ में उसका इम्पैक्ट है बदलाव का, चाहे वो सिनेमा हो, म्यूजिक हो, कहानियाँ हो, डायलॉग हो, चरित्र हो, हर जगह वो बदलाव है। वो बदलाव म्यूजिक में भी है। जैसे जैसे शोर बढ़ता गया, पूरी दुनिया में शोर जब बढ़ा, तो म्यूज़िक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा। आज के दौर में इतना शोर है, उस शोर में कहीं ना कहीं अल्फाज जो हैं वो लफ्ज़ गुम होते जा रहे हैं। लोगों को आज थिरकने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, न कि गाने की ज़रूरत। एक कोई लफ्ज़ पकड़ लिया, वो चल रहा है, चलने दो, और बीट चाहिए, एक साउंड चाहिए, एक हंगामा चाहिए। पहले क्या था, लोग शायरी समझते थे, पहले लोग शायरी का लुत्फ़ लेते थे। उनको, हमारे यहाँ जब म्यूजिक मिक्स किया जाता गाना, तो हम लोग ख़ास तौर से राइटर्स को बुला के बैठाते थे कि भाई आप देखिए आपके अल्फाज जो हैं वो बराबर हैं कि नहीं, सुनाई दे रहे हैं कि नहीं। और हम लोग म्यूजिक डायरेक्टर से हमेशा इस बात से झगड़ा करते थे, यार तुम अपना रिदम, अपना म्यूजिक बढ़ा देते हो ताकि हमारे लफ्ज़ दब जाए, अपनी बहादुरी दिखाने के लिए देखो हमारा साउंड। मगर अब जो है, एक तो वो सारी जो जैमिंग हुआ करती थी, आजकल की लैंग्वेज में एक वर्ड है जैमिंग, वो बंद हो गई है। हमको, अभी मैंने साजिद नडियाडवाला की जो फिल्म लिखी हाउसफुल 4, उस फिल्म में साजिद नडियाडवाला के साथ मैंने वन स्ट्रेच 17 फिल्में लिखी हैं। उनकी पहली फिल्म से लेके हाउसफुल 1, हाउसफुल 2, हाउसफुल 3, हाउसफुल 4 जितनी फिल्में आई, वो प्रोड्यूसर मुझे ये बोलता है कि समीर जी यार कोई गाना भेज दो व्हाट्सएप पे। मैंने बोला यार व्हाट्सएप पे गाना भेज दो मतलब समझा नहीं, यार तुम्हारे पास बहुत से हिट मुखड़े होंगे, कुछ भेज दो। अरे हमने बोला साजिद मैं कैसे, मुझे ना तो कहानी का पता है। अरे तूने तो सारी हाउसफुल लिखी है। हमने बोला तो तुम क्या पहली जो हाउसफुल थी वही बना रहे हो या कुछ नई बना रहे हो? नहीं यार अभी क्या है, टाइम नहीं है यार, बहुत भाग दौड़ है, प्लीज़ इसको। हमने बोला साजिद अगर ये करना होगा तो बेहतर है मैं पिक्चर नहीं करूँगा, तुम किसी और से लिखवा लो, क्योंकि मुझे जब तक वो चरित्र समझ में आएगा नहीं, कहानी समझ में आएगा ना। मैंने पूरी ज़िंदगी कहानियों पे फिल्म लिखी है।
ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने बोल दिया। और मैंने उनको एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, मेरी एक ही दिन 2 बहुत बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी और दोनों बहुत बड़ी हिट हुई थी, और आप दोनों के म्यूजिक का डिफरेंस देखिए। अगर वो दोनों कहानियाँ मैंने नहीं सुनी होती और दोनों प्रोड्यूसरों ने मुझे व्हाट्सएप पे गाने मंगवाए होते तो क्या हश्र होता उसका मैं आपको बताता हूँ। एक पहले उसी दिन रिलीज हुई कुछ कुछ होता है, और उसी दिन रिलीज हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ। अब आप म्यूज़िक देखिए, कुछ कुछ होता है का म्यूज़िक और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का म्यूज़िक। अब तुम पास आए यूँ मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, ये गाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ में होता, और किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, ये अगर कुछ कुछ होता में होता तो क्या अंजाम होता फिल्म का और कहानी का। सो अब ये सिचुएशन आ गई है। जैसा निरुपमा जी ने कहा कि पहले मेरे कितने गाने में लता जी, किशोरदार, आशा जी, ये लोग सामने बैठते थे, गाते थे, मुस्कुराते थे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते थे, इवन म्यूजिक डायरेक्टर हम लोग। मैं आपको बताऊं कुछ कुछ होता है कि सिटिंग मेरे ख्याल से कम हम लोगों ने 3 महीने तक की थी। 3 महीने रेगुलर सिटिंग। करण जौहर जैसे अभी आज हम सब लोग बैठे हैं, उनका जब नरेशन होता था तो वो ऐसे बैठते थे और सारे टेक्नीशियन, नहीं ओनली केवल राइटर नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, डांस डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, स्टाइलिस्ट, सब बैठते थे और वो नरेशन 3-3.5 घंटे का होता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं फिल्म देख रहा हूँ। काजोल के हाथ में कौन सी चूड़ी होगी और शाहरुख खान के सूट का क्या कलर होगा, इतनी डिटेलिंग होती थी। मुझे एक एक किरदार का कि सर ये यहाँ से ये मोमेंट होगा, फिर ये मूड इसका है, फिर काजोल कब आती है, फिर रानी कब आती हैं, इतनी डिटेलिंग। अब वो सब बंद हो गया। अब म्यूजिक डायरेक्टर मुझे व्हाट्सएप पे गाने भेज देता है, मैं लिख के व्हाट्सएप पे उसको ट्यून पे गाने भेज देता हूँ। हम एक दूसरे से मिलते नहीं। एक सिंगर आया गा के चला गया, उसके 2 महीने के बाद दूसरा सिंगर आया, वो गा के चला गया, वो कोई एक लाइन गा। आप एक यकीन करेंगे आजकल एक नया हो गया है कि एक गाने में, उस दिन मैंने पढ़ा 5 राइटरों का नाम है केवल एक गाने में। 5 राइटर 3 म्यूजिक डायरेक्टर, एक लाइन किसी ने लिखी और गाना क्या लिखा गया है वो भी कमाल है। जिन्हें हिंद पे नाज है वो कहाँ है, अगर 5 राइटर लिखते तो भी समझ में आता। गाने का मुखड़ा है टांग उठा के। अब ये गाना अक्षय कुमार की पिक्चर, और मैंने जब पूछा कि भाई इसको लिखने के लिए इतने राइटरों की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हुआ क्या, जैसे एक लाइन म्यूजिक डायरेक्टर ने बोल दिया वो डाल दिया, एक लाइन जो है वो सिंगर ने बोल दिया उसका नाम डाल दिया। अच्छा, अब जो है कॉपीराइट हो चुका है, हमारी रॉयल्टी शुरू हो गई है, तो हर आदमी को एक ग्रीड है कि हमारा नाम चला जाएगा तो गाना बजेगा तो कुछ उसकी रॉयल्टी हमको आएगी। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ से मैंने शुरू किया कि शोर में कहीं ना कहीं शब्द गुम हो गए हैं। दूसरी चीज़ हो गई है कि बदलाव जो मैं महसूस करता हूँ, मैंने हमेशा कोई ऐसा गाना मैंने नहीं लिखा जिसको मैंने जिया नहीं और लिख दिया। आजकल गानों को जिया जाता ही नहीं। आज गानों का रिश्ता केवल यहाँ से है, यहाँ है ही नहीं है। कुछ भी लिख दिया, एक फिलिंग द ब्लैंक की तरह कोई लाइन लिख दी, एक आदमी ने एक कैच लाइन दे दी, एक आदमी ने आके रैप लिख दिया, एक आदमी ने आके मुखड़ा लिख दिया। अब वही एक जिस्म को कई टुकड़ों में काट काट के आपने ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं वो नज़र आएगा, वो कमी नज़र आएगी। हम लोगों ने तो चैलेंज किया, अपना जी आप यकीन नहीं करेंगी, हमने चैलेंज किया। मेरा एक गाना था, हम लोग गाना बनाते वक्त रोए थे, तो हमको लगा कि यार इस गाने में कहीं ना कहीं वो बात है, देखें कि इसका रिएक्शन थिएटर में क्या मिलता है। और आप यकीन करें, तो गाना भी मैं बताऊंगा कौन सा गाना था। हम थिएटर में जब गए, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए थे, तो जितने लोग थे सब रो रहे थे। उस दिन मैंने एक नया जुमला इजाद किया। मैंने कहा कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है। अगर आप रूह से काम करोगे तो रूह पे असर करेगा, अगर आप दिल से काम करोगे तो दिल पे करेगा, और दिमाग से करोगे तो दिमाग पे असर करेगा। और वो फिल्म थी दिलवाले, और उसका एक गाना था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। वो गाना जब सेकंड पार्ट उसका जब आता है तो एवरीबडी क्राई।
ऐसे ही एक गाना मेरा था नुसरत फ़तेह अली खान का, एक ही गाना उन्होंने मेरा गाया था, और वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। जब वो गाना गाने आए तो एक तो वो परफॉर्मर्स थे, स्टेज पे परफॉर्म करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, तुम लोग अगर मुझे माइक पे खड़ा करा के गाना गाओगे तो मैं नहीं गा पाऊँगा, क्योंकि मुझसे गाया नहीं जाएगा। एक तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं खड़ा नहीं रह सकता। तुम लाओ एक तख्ता बिठा दो, मैं उस पर बैठ के जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ वैसे गाना गाऊँगा। रात को 9 बजे आए, 12 बजे तक तो वो पहले माहौल बना रहे थे, जैसे स्टेज पे होता है ना, हाँ, कि ज़रा ढोलक वाले को आने दो, ज़रा कुछ खाने के लिए लाओ, ज़रा ये लाओ वो। उसके बाद जब गाना शुरू किया तो एक लाइन आती थी जहाँ गाते गाते वो रो देते थे। अच्छा, जब रो देते थे तो रिकॉर्डिंग कैंसिल हुआ, क्योंकि गला चोक हो जाता था। 3:30 बजे रात तक ये सिलसिला चला। तो हम लोगों ने कहा खान साहब एक काम करते हैं, कल करते हैं, क्योंकि आज कहीं मुझे लग रहा फंस रहे हैं, गले में प्रॉब्लम हो रही। उन्होंने कहा कि देखो बेटा, ये गाना अगर होगा तो आज ही होगा, नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि बुखार जो आता है एक बार आता है, उतर गया बुखार तो उतर गया, फिर दोबारा वो बुखार आएगा नहीं। और ये बुखार अभी चढ़ा हुआ है मुझे, तो मुझे गाने तो हो जाएगा ज़रूर। और लकली एक बार एक मौका आया, गा गए। आप खुद आजमा के देखना, आप लोग कभी वो फिल्म देखना धड़कन, और जब वो गाना बजता है और वो लाइन आती है, वो टुकड़ा है वो कि दूल्हे का सेहरा, तो ठीक है, उसमें जो लाइन जहाँ पे वो रोए थे, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, बाबुल बोले हैं, रोने लगे। और सेम रिएक्शन होता। आज भी मैं गाना सुनता हूँ तो उस लाइन पे आके मेरी आंख भर जाती। तो जो मैं कह रहा था कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहाँ असर होता है। तो ये सारे बदलाव आए हैं और आते रहेंगे, मगर हमको कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मैंने निरुपमा जी से भी यही कहा कि ये ठीक है, जैसे फैशन के बारे में मैंने कहा, पैंट से बेल बॉटम से पैंट, वो घूम के कहीं ना कहीं अब लोग, अब जो मैं महसूस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले, एक गाना अभी हिमेश रेशमिया का मेरा आया सिंगल गाना, यार अलका और कुमार शानू का गाया हुआ हमसफ़र, लोग पागल की तरह रिएक्ट किए कि सर प्लीज़ ऐसा एक गाना और दीजिए ना, ये गाना दीजिए ना, ये गाना दीजिए। लोग सुनना चाहते हैं, और जब आप चाहते हैं सुनना तो कहीं ना कहीं से मेकर्स को, बनाने वालों को मजबूर होकर देना ही पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत के शब्द और शोर के बीच में जो बदलाव को हमें परखना है। अब मैं एक ऐसे बदलाव की ओर जा रही हूँ जिसके बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिससे हम सब जुड़े हैं, आज हम सब जानते हैं, और हमारे तीनों बेहतरीन पैनलिस्ट इस बात से अग्री करेंगे कि आज तकनीक ने दुनिया को बदल दिया है। आज मोबाइल का ज़माना है और इस मोबाइल ने कहीं ना कहीं कला को बदल दिया है। पहले ये होता था कि हम हर फ्राइडे या हर थर्सडे जब भी पिक्चर रिलीज़ होती थी उस दिन का इंतज़ार करते थे, टिकट लेकर खरीदते थे, एक इन्वॉल्वमेंट होता था। लेकिन आज OTT आ गया है। OTT ने ना ही केवल एंटरटेनमेंट और टेलीविज़न और मीडिया को डिसरप्ट करा है, बल्कि उसके जो कंजम्पशन है उसमें भी बदलाव आया है। अब जैसे राजेश जी, जब संडे टू संडे सीरियल्स आते थे तो हम इंतज़ार करते थे कि महाभारत में अगली कड़ी में क्या होगा, चंद्रकांता में क्या होगा। अब आज क्या होता है, वेब सीरीज़ आती है, बंदिश बैंडिट के 8 या 7 आते हैं, हम छपका मार मार के एक दिन में सब ख़त्म कर लेते हैं। हम बहुत फास्ट हो गए अपने कंजम्पशन को लेकर, मीडिया को लेकर। अब इस बदलाव में मैं निरुपमा मैम से शुरुआत करूँ। मैम, इस बदलाव में जब आपने लिखा कि किस तरह फिल्म्स हो गए, मीडिया हो गया, लिटरेचर भी हो गया, आइडियाज़ हो गया, अब बहुत तीव्रता आ गई है, हम भाग रहे हैं चीज़ों के पीछे, क्या ये सही है, गलत है? सही और गलत तो बाद में फैसला करेंगे। बस मुझे याद आ रहा है 2015 में मैं एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, मामी, मुंबई में। तब तो ये पैंडेमिक वगैरह तो तब था नहीं। तो एक चर्चा हुई थी कि, और एक प्रोड्यूसर बैठे थे मेरे साथ, तो बोले कि सिनेमा हॉल तो सब बंद कर देने चाहिए। उनका क्यों है? तो बोलते नहीं अब तो कोई आएगा नहीं, अब तो मोबाइल आ चुके हैं, स्मार्टफोन आ गए थे तब तक, तो सब लोग अपने फ़ोन पे देख लेते हैं। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा एज अ फिल्म लवर मैं कभी ये बात से मैं मानूंगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो फिल्म मेकर होता है उसकी तमन्ना होती है कि बड़े पर्दे पे मेरी फिल्म आए, लोग उसे एज अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस देखें। जैसे फैमिलीज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग
जाते हैं हॉल में, वो एक्सपीरियंस का मज़ा ही कुछ और है। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, अब तो सब बंद करके उसमें आप कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए सब लीज़ कर देना चाहिए। तो मैंने उस बात का बहुत उस दिन विरोध किया। और मैं NSD में भी हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे जनरल काउंसिल में, तो सबने कहा देखिए थिएटर तो अब ख़त्म ही हो रहा है, ऐसा करते हैं सब टेलीवाइज कर देते हैं। मैंने कहा क्यों, आप लोग स्ट्रगल तो करें, हम लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे तो सारे मीडियम इस तरह आप ख़त्म कर देंगे। टेलीविज़न आया था, हम लोगों को याद है 70s 80s में जब सीरियल्स आए थे, और तब कहा गया था भाई फिल्में अब ख़त्म हो गई। VCR आया, तब भी सुना हमने कि बस अब तो फिल्में गई। मगर ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग फिल्म मेकर्स भी स्ट्रगल करते रहे, वापस आई फिल्में, वीडियो से भी लोग परेशान हो गए, क्योंकि आप लोगों को याद होगा VCR का दौर, हम घिस घिस के टेप हम देखते थे अपने छोटे छोटे टेलीविज़नों पे। कुछ लोग तो उसमें ब्लैक एंड वाइट में भी कलर फिल्में देखते थे हम लोग, मगर फिल्में लौट के आई। अब OTT जब आया पहली बार, मुझे याद है नेटफ्लिक्स ने एक प्रोड्यूस की थी फिल्म, शायद 2017 या 18 की बात है, इंडिया में तो उसके बाद ही आया था OTT। तो वो कान फिल्म फेस्टिवल में जब उन्होंने अप्लाई किया तो कान वालों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला ये फिल्म ही नहीं है। तो ये दौर भी आया था उस वक्त। अब जाके ऑफ कोर्स फिल्म फेस्टिवल्स ने मान लिया है कि भाई नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन जैसे इनकी बंदिश बैंडिट्स बड़ी अच्छी बनी है सीरीज़, कि वो भी फिल्म है। तो OTT कंटेंट अब बनेगा, क्योंकि अब दौर बदल रहा है। और मगर फिर भी जो मोबाइल पे फिल्म देखने वाला मामला है, वो मुझे आज भी समझ में नहीं आता, और मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल रिप्लेस कर देगा फिल्म्स को। मैं ये बात नहीं मानना चाहती। मैं ये समझती हूँ फिल्म्स की अपनी जगह है, और थिएटर भी बंद करके या उसको टेलीवाइज करना, उसके भी मैं सख्त विरोध हूँ, क्योंकि थिएटर की अपनी जगह है। राजेश जी बैठे हैं यहाँ, हमारे NSD के बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र रह चुके हैं, एलुमनाई हैं, और ये तो मेरी बात ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थिएटर के लिए भी हमें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि थिएटर भी थ्रेटेंड है। ऑफ कोर्स है, थिएटर तो तब से थ्रेटेंड है क्योंकि जब से ट्रैफिक बढ़ गया तो लोगों ने जाना ख़त्म कर दिया। मैं जब मुंबई में रहती थी राजेश जी, क्योंकि पृथ्वी थिएटर जाना है, और अगर आप साउथ बॉम्बे में रहते हैं तो कौन जाएगा इतना दूर, पूरा दिन गया आपका आने जाने में ट्रैफिक में। और इस बात पे एक बार चर्चा हुई थी, गिरीश कर्नाड सर बैठे थे, तो उन्होंने भी कहा कि थिएटर बड़े खतरे में है। उन्होंने कहा हमें निराश नहीं होना चाहिए, थिएटर ज़िंदा रहेगा और लोग आएंगे, क्योंकि कभी ना कभी लोग बोर हो ही जाएंगे। मोबाइल फिल्म आप देखिए ना, कितना छोटा कैनवस है, उसमें आपको क्या दिखेगा, किसी के चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है उसमें। अब शोले जैसी पिक्चर आप सोचिए, स्टीरियो में, और 70 mm के लिए जो फिल्म बनी है, उसमें टेक्नीशियंस लंदन से तब आए थे, जो मेहनत हुई है उसमें, रियल शॉट्स फायर किए गए थे एक्चुअल। तो उसकी आवाज़ सुनने का जो मज़ा है वो हॉल में ही आता है, वो आप मोबाइल पे कैसे सुनेंगे। तो ये बात मैं तो कम से कम एज ए थिएटर एंड फिल्म लवर कभी मान नहीं सकती कि सब ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल पे ही रह गया। OTT भी रहेगा, वीडियो वगैरह पे लोग देखेंगे फिल्में, मगर मुझे ये लगता है अगर हम लोग एज एन ऑडियंस सपोर्ट करें, फिल्में भी रहेंगी, थिएटर भी रहेगा, सब कुछ चलेगा। और हमें इसको सपोर्ट जी जान से करना चाहिए। जब अब फिल्में फिर से आने लगी हैं थिएटर में, लोग देख भी रहे हैं, और मुझे बहुत एज अ फिल्म लवर तो बहुत खुशी होती है कि थिंग्स आर गोइंग बैक। कल्चरल प्रोग्राम्स फिर से खुल रहे हैं, थिएटर फिर से शुरू हो रहा है। NSD का एक प्ले आने वाला है अगले हफ्ते, अभिज्ञान शकुंतलम। तो इस तरह के प्रोग्राम्स तो होते रहने चाहिए। अब आज हम लोग यहाँ बैठे हैं इतने दिनों बाद, कितना अच्छा लग रहा है कि हम आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ हम अगर वर्चुअली जुड़ते हैं तो आपको पता है क्या क्या होता है। कभी एक फेल हो जाती है किसी की लिंक, कभी कोई बोल रहा है बेचारा वो सुनाई नहीं दे रहा, किसी का वीडियो फेल हो गया। तो वो मज़ा कहाँ है जो आमने सामने गुफ्तगू करने में है, या जो थिएटर में आपको फीडबैक मिलता है। पृथ्वी थिएटर में हम लोग देखते थे, नसीर साहब प्ले कर रहे हैं और यहाँ है आपके सामने, आप उनके चेहरे का, उनके पूरे बॉडी लैंग्वेज, एक एक भाव देख रहे हैं। वो मज़ा आपको कैसे आएगा अगर उसी प्ले को टेलीवाइज रूप में देखें। तो मैं तो कम से कम बहुत ही आशावादी हूँ कि हर चीज़ रहेगी और वापस आएगी। वेरी इंटरेस्टिंग निरुपमा मैम के एक बहुत ही सकारात्मक पहलू आपने बताया कि थिएटर, फिल्में, एक्टिंग हर रूप में जिंदाबाद थे, रहेंगे और आगे भी ऐसे ही होगा। राजेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी क्यों इस बात पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक्टर के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अब प्रेशर कर डाला है। और प्रेशर से मेरा मतलब ये है कि अब जो एक्टर है, चाहे वो पहले जब फिल्मों में होता था वो केवल 3 घंटे वाली बात होती थी, लेकिन अब आप उस एक्टर के एक्टिंग की समीक्षा दोबारा
एकदम तुरंत रिवाइंड करके या फिर अपने मोबाइल पर ऐप पर जाकर जो भी ऐप आप देख रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। क्या इस बदलते हुए आयाम में एक्टिंग का काम में विस्तार आया है? क्योंकि आप देखिए पहले फिल्में केवल हर फ्राइडे के ऊपर होती, लेकिन अब OTT पर विभिन्न नए नए प्लेटफॉर्म पे नया कंटेंट है, नई फिल्में हैं, तो काम भी बड़ा है एक एक्टर के रूप में यदि आप देखें तो। हाउ चैलेंजिंग इज इट दिस ट्रांजिशन फ्रॉम मीडिया फिल्म्स टू दिस राइज ऑफ OTT फॉर अ एक्टर? मुझे लगता है ये चैलेंज सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं, सब लोगों के लिए है। और ख़ास तौर पे हमारा कंटेंट जो बात कर रही थी मैम, वो बेहतर इसलिए हुआ है क्योंकि अब फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया का काम आप देख सकते हैं, और जो ऑडियंस है वो हमेशा आपके काम को दुनिया के बेहतरीन काम से तुरंत तुलना कर लेती है, जो पहले नहीं होता था। पहले लोग पूरा सीधा के सीधा चुरा के रख देते थे तो भी पता नहीं चलता था, कंपैरिजन तो दूसरी बात है। तो अभी क्योंकि डेटा का सस्ता होना या जो कुछ भी रीजंस हों उसके, या हर किसी के पास मोबाइल होना, तो वो उस वजह से ये तो हुआ है। तो आपको बिल्कुल आपको वर्ल्ड क्लास काम करने की मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर जितने भी ऑडियंस है वो सारे यहाँ की OTT, यहाँ की कोई सीरीज़ नहीं देख रही है, वो नेटफ्लिक्स पे बाहर की सीरीज़ भी देख रही है। तो सिर्फ एक्टर को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जो बना रहे हैं उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है उतनी, क्योंकि कंपैरिजन उससे हो रहा है। मैं पिछली बात पे एक ऐड करना चाहूँगा कि फिल्में, जो ये बात है कि थिएटर हॉल में नहीं चलेंगी, ये मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल चलेंगी, और ज़रूर चलेंगी। और उसका रीज़न मुझे ये लगता है कि 3 तरह की व्यूइंग मैं सोच पाता हूँ कि टेलीविज़न जैसे एक फैमिली व्यूइंग है जो एक परिवार बैठ के देखता है। OTT मुझे फिर भी सोलो व्यूइंग की तरह लगता है कि वो परिवार के साथ देखने की चीज़ भी नहीं है वैसे इतनी तो वो एक सोलो व्यूइंग है, लेकिन सिनेमा एक कम्युनिटी व्यूइंग है, और कम्युनिटी व्यूइंग एक रिचुअल की तरह से है। वो एक रिचुअल है, सिनेमा जाना एक रिचुअल हमेशा रहेगा, वो कभी भी वो रिचुअल दूर नहीं हो सकता। जैसे थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस इज ए रिचुअल, ऐसे सिनेमा जाना भी हमारे लिए बचपन से एक रिचुअल रहा है कि पूरी फैमिली जाएगी, टिकट खरीदा जाएगा। आप मतलब डेटिंग के लिए भी जाएं भले ही, लेकिन उसके लिए थिएटर में जाना पड़ेगा, घर में नहीं हो पाएगी। तो वो मुझे लगता है सिनेमा के बचने का कारण उसका रिचुअलिस्टिक जो उसका जो मज़ा है ना, वो ज़्यादा है, और वो कभी भी दूर नहीं कर सकता। OTT और टेलीविज़न वो कभी छीन नहीं सकता उससे, वो कम्युनिटी व्यूइंग का जो मज़ा है जो थिएटर में होता है। मुझे एक बात याद आ रही थी आमना, मैं शेयर करना चाहती थी। राजेश जी, तब मैं मुंबई में काम करती थी, तो हम आपके हैं कौन जब रिलीज़ हुई, लिबर्टी सिनेमा को इस तरह सजाया गया जैसे शादी है। मतलब सच में आप आगे देखते ना, फूल मालाएं, डेकोरेशन, और लोग ऐसे सज धज के आ रहे थे, पूरी फैमिलीज। आप देखे तो लेडीज़ पूरे गहने वहने पहन के, ऐसा लग रहा था सब लोग शादी में जा रहे हैं। वो इतना अच्छा मुझे वो एक्सपीरियंस लगा, मैं कभी भूल नहीं सकती। और इतनी चली भी थी वो फिल्म, आप लोगों को पता है, तो उसका आनंद ही कुछ और है। वो आप कभी भी घर में या इस पे मोबाइल पे नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल, आई कम्प्लीटली अग्री। एंड अगेन मैं अपनी बात केवल एक आम नागरिक की तरह, हु इज अ फिल्म लवर हु लाइक्स टू रिफ्लेक्ट ऑन आइडियाज, उस रूप में रखा। आई कम्प्लीटली अग्री विद व्हाट आदरणीय राजेश जी, निरुपमा मैम हैव सेड कि फिल्मों की एक अपनी जगह है। उदाहरण के लिए मैंने 83 पर्दे पे देखी थी, और अब 83 OTT पे भी आ गई। वो बात, वो चाह, वो लगाव नहीं है एक्टर और किरदार के साथ। मैं समीर जी के पास आना चाहूँगी इसी बात पर कि जब हम साजन पिक्चर को देखते हैं या धड़कन पिक्चर को देखते हैं, समय का दायरा काफ़ी लंबा है, 90 है, और एक वो 90 के 2000 के बाद का दशक है। लेकिन उसमें जो आपके गाने हैं उसने कहानी को और संजोया है कि शुरुआत में नाना करते प्यार, फिर उसके बाद दूल्हे का सेहरा, फिर उसके बाद तुम दिल की धड़कन, उसका सैड वर्जन। लेकिन अब OTT में क्या हो गया है, केवल हर फिल्म सिनेमा का, हर एक सीरीज़ का 1 या 2 गाने होते हैं। अब वो उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं या उसको परिभाषित कर रहे हैं, ये एज अ व्यूअर हम कंफ्यूज हैं। ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ कि जब हम छोटे तो हम कैसेट कलेक्ट करते थे, तो कैसेटों में लिस्ट आती थी गानों की, 6 गाने हो गए, 5 गाने हो गए। एंड नो डाउट बहुत उसमें सुंदर बात यह है कि वो कहीं ना कहीं कहानी को और आगे बढ़ाते थे, कहानी को ऐड करते थे। पर अब जब OTT आ गया है तो केवल आप जाकर YouTube पर उनके गाने सुन सकते हैं, वो भी 1 या 2 होते हैं। फिर आपको ही लगता है मौसीकी के साथ, संगीत के साथ, फिर ये OTT कहीं ना कहीं कुछ नाइंसाफ़ी कर रहा है?
भावना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये खतरा हमको दिख रहा है। और अभी जैसे पहले जो गानों की लेंथ हुआ करती थी, कम से कम 5 मिनट तो होता था गाना। आजकल ऐसा हो गया है कि पहले 2 अंतरे कम से कम होते थे, तो म्यूजिक और अंतरा और सब मिला के 4, साढ़े 4, 5 मिनट। आजकल ऐसा हो गया है कि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि केवल मुखड़ा ही लिखवा के छोड़ दें, अंतरा लिखवाएं ही नहीं। अब मुझे बोलते हैं कि समीर जी एक बात ध्यान रखिए कि 2-2.5 मिनट से ऊपर गाना नहीं होना जी। अरे भाई, पहले तो एक गाने का इंट्रोडक्शन म्यूजिक जो है 40-40, 50-50, 60-60 सेकंड का होता था कि वो इस तरह से म्यूजिक इंट्रोड्यूस होगा, हीरो आया। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है और मुझे एक डर भी है। एक डर ये है कि कहीं ना कहीं OTT और ये जो नई ब्रीड जो आई है डायरेक्टर्स की, वो पता नहीं क्यों म्यूजिक की अहमियत को समझ नहीं रही है। और जो निरुपमा जी ने कहा कि ये कभी खत्म नहीं होगा। म्यूजिक एक ऐसा पार्ट हमारे संस्कार का है, हमारी सोसाइटी का है, हमारे जिस्म का, हमारे जीवन का है कि उसको निकाला नहीं जा सकता। मैं वेट कर रहा हूँ कि एक म्यूजिकल कोई ऐसी फिल्म आए जो OTT पे आए और वो इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करे। बस जो आपने कहा कि एक 80 का दशक था जब थोड़ा म्यूजिक खराब चल रहा था और क़यामत से क़यामत तक ने पूरी वेवलेंथ चेंज कर दी थी, उसी दौर का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि OTT पे एक म्यूजिकल आए और पूरा माहौल जो है वो बदल जाए। और बदलेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, म्यूजिक कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता है। ऑलवेज ये इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब फिल्म में म्यूजिक थोड़ा कमज़ोर होता है ना, तब गज़लें बहुत चलने लगती हैं, प्राइवेट म्यूजिक बहुत चल जाता है। जैसे गुलशन जी ने उस ज़माने में हमने भी बहुत सारे लाल दुपट्टा मलमल के चाहते सब, तो वो एक म्यूजिक पॉपुलर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त चूँकि म्यूजिक बहुत अच्छा नहीं है फिल्म में और OTT पे, इसलिए सिंगल गानों का एक बहुत बड़ा मार्केट खुल गया है। चूँकि डिजिटल मार्केट है इस वक्त, लोगों को फिजिकल सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। मगर ऐसा नहीं है कि OTT के आने से म्यूजिक ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगेगा। और आजकल के डायरेक्टर्स जो है ना, पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि म्यूजिक को फिलिंग द ब्लैंक की तरह बस डाल दो यार। अच्छा, और वो भी कहीं ना कहीं कहानी का कोई हिस्सा नहीं होते। कितनी OTT फिल्में मैं देखता हूँ जिसमें गाना कुछ ऐसे ही बज रहा है, कहीं का फोक डाल दिया, कुछ डाल दिया, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक से वो जो जगह भरने की ज़रूरत होती थी, उसके लिए वो एक म्यूजिक, कोई क्लासिकल म्यूजिक डाल दिया, कोई फोक म्यूजिक डाल दिया, किसी से भी गवा दिया। मगर आज नहीं कल, कल नहीं परसों उनको ये महसूस करना पड़ेगा। और जिस दिन वो समझ जाएंगे कि अगर OTT का बिजनेस जो है उनका 50 करोड़ रुपया हो रहा है विदाउट म्यूजिक के, और जिस दिन म्यूजिक आएगा जब ये 150 करोड़ का होगा, देन दे विल रियलाइज कि म्यूजिक कितना बड़ा पार्ट प्ले करता है। वही OTT जो शायद लोग एक बार देखेंगे, हो सकता है 500 बार लोग देखें बिकॉज ऑफ म्यूजिक। तो ये केवल रियलाइजेशन की ज़रूरत है, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। जी जी निर्मला प्लीज़ प्लीज़। समीर जी की बात पे मैं आगे ये कहना चाहूँगी कि एक ये दौर ऐसा है कि थोड़ा नकलबाजी हो रही है कि भाई हॉलीवुड और जो बाहर का कंटेंट है उसमें गाने तो होते नहीं हैं। पर मुझे याद आ रहा है आमना लगान जब आई थी ना 2001 में, तो आप लोग को याद होगा लगान नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए, हमारी एंट्री थी। और आप सोचिए, इट इज़ वन ऑफ द ओनली 4 इंडियन फिल्म्स जो आखिरी 5 नॉमिनेशंस में गई और अपने बलबूते पे अपने गानों के साथ गई। और मुझे अच्छे से याद है, और उसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है क्योंकि ऑस्कर्स की बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। वहाँ आपको जाके वो फिल्म रिलीज़ करनी पड़ती है और ये इंश्योर करना जिम्मेदारी आपकी है कि सारे जजेस देखें। तो बहुत मेहनत भी लगी और इन लोगों ने किया। आशुतोष गवारिकर और आमिर खान गए और इंश्योर किया कि सबने देखी, तब वो जाके वो इतनी सीढ़ियाँ चढ़े और फाइनल नॉमिनेशन में आए। और जब वो नॉमिनेशंस बजे ना, जब वो दिखाते हैं फॉरेन बेस्ट फॉरेन फिल्म, तो मुझे अच्छे से याद है हमारी बड़े सीरियस है। आपको पता है ऑस्कर्स में ज़्यादातर झुकाव रहता है इनका सीरियस फिल्म में, 2 गंभीर लोग बैठे हैं, ठीक है, तो और रोने वाली ये ज़्यादातर हमेशा बेस्ट एक्टर वगैरह मतलब सीरियस फिल्म को देते। हमारी क्लिप जो आई वहाँ गाना बजा
वहाँ वो गाना था लगान में एक ओरी छोरी, उसका एक लिरिक बजा और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखिए हमारा गाना हमारे बलबूते पे हम अपनी फिल्म लेके गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और वहाँ गाना बजा हमारा जब क्लिप दिखाई गई बेस्ट फॉरेन फिल्म, तो ये हमारी लिए फ़ख्र की बात है कि हम लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ पे ही फिल्म बनाई। हमारी स्ट्रेंथ है म्यूज़िक, हम उसको क्यों छोड़ें? ये वापस आएगा, मुझे लगता है कि नकल का दौर खत्म हो जाएगा। आप देखिए म्यूजिक ऑस्कर आया, म्यूजिक ही ऑस्कर लेके आया ना। अच्छा, ग्रैमी और ग्रैमी ऑस्कर देखो, रहमान को ऑस्कर मिला नीले नीले आसमानों के तले गाने पे ही मिला ना, तो उसकी अहमियत से को आप नकार नहीं सकते। बट हाँ, वो जो कहा चेंज का एक दौर है और वो चेंज के साथ हमको चलना पड़ेगा। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अच्छा काम करते रहें, आज नहीं कल वो रिकग्नाइजेशन मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ही सकारात्मक बातें आ रही हैं हर राउंड में। अब जो मेरा अगला राउंड है बातचीत का, वो है पैंडेमिक से जुड़ा। हम सब पैंडेमिक में देखा किस तरह दुनिया एकदम बंद हो गई थी, लेकिन यस कहीं ना कहीं बंद दीवारों में फिल्में नहीं बंद हुई थी। हमने घर पे पुरानी फिल्में देखी। जब पहला लॉकडाउन का फेज़ था तो पुरानी फिल्म हमने देखा, लोग सोशल मीडिया पे जाकर अपलोड कर रहे हैं कि घर पे पुराने गाने हो रहे हैं या पुराना सिनेमा देखा जा रहा है। उसी समय बंदिश बैंडिट्स भी आई थी और हमने उसके साथ मतलब एक सर OTT में अगर आपने देखी हो, बंदिश बैंडिट एक सीरीज थी, वो पूरा म्यूजिक में उसी पर आने आप वाली। एक अलग बिल्कुल मैं मान सकते हैं कि एक वो हुआ और उसे पसंद भी किया गया। और बिल्कुल, और मुझे याद है 15 अगस्त जब फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक चलता, मैंने बंदिश बैंडिट 15 अगस्त वाली छुट्टी में देखी। और जब मैं, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, जब मैंने स्टूडेंट से पूछा आपका रिव्यू क्या है ऐसी व्हाट्स, क्योंकि ऑनलाइन का क्लासेस का दौर चल रहा था, तो हमने कहा चलो क्लास में कुछ और बात करते हैं। जब शुरुआत करी गई तो स्टूडेंट से पूछा आपका रिव्यू क्या था उस मूवी का, उनसे कहा गया था आप लोग देख लीजिएगा। कहले मैडम पहली बार क्लासिकल म्यूजिक को इतने रंगीन पिक्चराइजेशन के साथ हमें प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, अब मेरा जो सवाल है यही है कि पैंडेमिक ने किस प्रकार से आपके राइटिंग्स के रूप में या एडमिनिस्ट्रेशन में या आपके लेख और बोल के उसमें या आपकी कला के उसमें क्या प्रभाव डाला? लेकिन अब दुनिया, जैसे हम कह रहे हैं, हर समय आईना एक नई तस्वीर हमें प्रस्तुत कर रहा है। पैंडेमिक अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बहुत जल्द हम इंतज़ार कर रहे हैं उस लम्हे का जब हमसे कहा जाएगा कि अब ये एंडेमिक है, अब समाप्त हो गया, हमें मास्क के बिना हम जी सकते हैं। तो अब जब धीरे धीरे दुनिया दोबारा अपनी चाल को, अपने गति को अच्छी तरह से पकड़ रही है, तो आगे के लिए आर्ट्स के लिए क्या रास्ता है? निरुपमा जी, मैं आपसे शुरुआत करूँ जी। लीजिए। आमना, मुझे अच्छी तरह याद है मार्च 2020 आखिरी जो कल्चरल प्रोग्राम में मैं गई थी 8 मार्च 2020 था, और 14 के करीब मुझे मैसेज आया था। हमारा विक्टोरिया मेमोरियल म्यूज़ियम है कलकत्ता में, सबसे भारत का मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम है। बोले कि नॉर्मल से भी ज़्यादा हमारा क्राउड आज 75,000 लोग आए, तो पैंडेमिक आ चुका है तो क्या करें। तो मैंने कहा तुरंत बंद कर दीजिए, और मैंने सबसे कह के फिर हम लोगों ने 17 मार्च से बिल्कुल ही सारे म्यूज़ियम और ASI मॉन्यूमेंट्स और कल्चरल प्रोग्राम सब बंद करने पड़े, क्योंकि उस वक्त बहुत ही डर का माहौल था। हमें पता नहीं था ये पैंडेमिक कहाँ जाएगा। मगर पूरा क्रिएटिव इंडस्ट्री, आप विश्वास करेंगे 2 साल में $1 बिलियन से ज़्यादा नुकसान हुआ पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सिर्फ हमारे यहाँ नहीं आया पैंडेमिक, सब जगह आया और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और हमें एज आर्टिस्ट जो देखने को हमें जो मिला, बड़ी दर्दनीय हालत थी, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो एंसिलरी तरह के जो होते हैं ना आर्टिस्ट, जैसे होते हैं म्यूजिशियंस एक्कम्पनिंग। अब जैसे फिल्म का म्यूज़िक लिखना है तो म्यूजिशियंस बहुत सारे होते हैं जो फ्रीलांसर होते हैं, या थिएटर प्रोडक्शन होती है, उसमें साउंड लाइट वाले काम जो होता है वो सीजनल या इवेंट बेस्ड होता है, तो उनको वही काम मिलता है कि भाई सेट लगाना है आ जाओ, या साउंड का काम है, लाइट का काम है। तो बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ, एम्प्लॉयमेंट काफ़ी इफ़ेक्ट भी हुआ, पर और हमें सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट करना पड़ा। तो हमने ऑनलाइन किए, बहुत सारे प्रोग्राम किए, कल्चरल प्रोग्राम किए, पुराने आर्काइव्स में से निकाले, और जैसे जहाँ हो सका स्टूडेंट्स से, जैसे कला क्षेत्र हमारा भरतनाट्यम फाउंडेशन है चेन्नई में, तो स्टूडेंट्स जो रह गए थे लॉकडाउन में, उन्होंने बड़ा प्यारा प्रोग्राम विद सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह किया।
तो मुश्किलें तो बहुत आई, मगर फिर सितंबर 2021 से हमने दोबारा खोल दिए सारे कल्चरल प्रोग्राम। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर निकाला सबके लिए कि आप ऐसे करें, जैसे एक मोबाइल वैन बाहर रख दें, सबकी टेस्टिंग हो जाए, पूरा क्रू जो है सभी का टेस्ट करा लें, कोविड टेस्ट। बड़े मुश्किल दौर से हम लोग गुजरे और बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने जहाँ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी ऑडियंस पे। आप लोगों को पता है, आप कुछ लोग जो ब्रेव लोग थे आए भी थे जश्न-ए-अदब में पिछले साल भी, मगर काफ़ी नुकसान हुआ पूरे क्रिएटिव इंडस्ट्री को। पर अब अच्छा लग रहा है और हम ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि अब दोबारा फिर से मुड़ के ही वो दौर ना देखना पड़े हमें, और इस तरह की महफ़िलें सजती रहें, इस तरह प्रोग्राम होते रहें। आई थिंक हम सब यही आशा कर रहे हैं एज क्रिएटिव जितने हम लोग हैं। हम बहुत खुश हैं कि वापस सब कुछ नॉर्मल धीरे धीरे हो रहा है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, म्यूज़िकल प्रोग्राम भी आपने देखा होगा शुरू हो गए हैं वापस, कमानी में भी हो रहे हैं और NSD के प्लेज शुरू हो गए हैं। और फिल्में शूटिंग में काफ़ी असर पड़ा था। समीर जी आपको तो पता है, हमारे जो दोस्त हैं वो बताते, राजेश जी बताएंगे आपको कि काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जहाँ जाते थे बेचारे लोकेशन पे वहाँ ये हो जाता था, फैल जाता था। आप लोग को तो काफ़ी मुश्किलें आई होंगी जी। नहीं, बिल्कुल। एक बीच में 2 बार तो ऐसा हुआ कि जब शूटिंग पूरी बंद हो गई थी, लेकिन फिर भी शूटिंग करते रहे, पूरे ख्याल रख के, पूरे पालन करके जितनी भी चीज़ें थी सोशल। लेकिन एक्टर्स कितना कर पाते हैं? मतलब बाकी लोग मास्क लगा के रह सकते हैं, हम तो बिना मास्क के, रिस्क कई बार डर लगता था, बट बिना रिस्क के हर चीज़ को छूना भी है, खाना भी है, गले मिलना है, 50 तरह की हो सकती हैं, तो वो तो हुआ। बहरहाल जब लॉकडाउन चल रहा था तो अपने आप को अलग अलग तरह से बिजी रखने की हम सब लोगों ने कोशिश की, कुछ क्रिएटिव होने की कोशिश की। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, एक NSD की एक्ट्रेस हैं, वो बॉम्बे में फंसी हुई थी, वर्सोवा में, और मैं दिल्ली में, तो मैंने वीडियो कॉल के ज़रिए सारा उनके साथ एक पूरी फिल्म शूट की। और तो वो फिल्म पूरी हम लोग कुछ कुछ लिखते थे, इम्प्रोवाइज़ करते थे, और व्हाट्सएप कॉल के थ्रू फिर शॉर्ट्स बनाते थे, फिर वो शूट करती थी और वो बनाई। तो वो फिल्म वो करीब 5 फेस्टिवल्स में गई, और अभी इस वक्त MX प्लेयर में है वो। त्रिवेदी जी नाम है उस फिल्म का, MX प्लेयर में। तो अगर आपके पास वक्त हो तो देखें। और किताब भी तो लिख डाली कि- मैं उसी पे आने वाली थी कि ऑफ कोर्स हमने देखा कि लोग क्रिएटिव हो रहे थे, नई नई चीज़ें, नए नए कोर्सेज को देख रहे थे। तो आर्टिस्ट भी जिसके, क्योंकि कैसे ना क्रिएटिविटी एक हॉलमार्क होती है एक आर्टिस्ट का। सो निरुपमा मैम ने हमें बताया कि आपने किताब भी लिख डाली, तो एज अ आर्टिस्ट आपने आपको इतना इनोवेट करा कि आपने किताब भी लिखी, उसके बारे में हमें बताइए। नहीं, किताब तो वो तो प्रेम कविताएं थी। अरे वाह, तो मैं सदियों से लिख रहा था। वाले आप कविता सदियों से लिख रहा। अब समीर साहब बैठे, उनके सामने मैं जुर्रत नहीं कर सकता लेकिन एक तो सुनानी चाहिए। मैं समीर सर से अनुरोध करूंगी, आप आज्ञा दीजिए कि वो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सुनाया राजेश। तो मैं अभी आपको अपनी किताब भी मतलब आपको भेंट करना चाहूँगा। तो वो कविताएं की किताब थी, उसको तो मैंने सिर्फ संकलित किया उस दौरान, और लकीली वाणी प्रकाशन मुझे उनकी सहायता मिल गई और किताब पब्लिश हो गई। तो अब एक आपके सामने हिम्मत करके एक ऐसे ही सुना देता हूँ कि कहानी में एक आदि होता है, कहानी में एक मध्य होता है, कहानी में एक अंत होता है, कविता में आदि ही अनंत होता है, और जो तेरे मेरे मध्य होता है वही तो कविता का असल छंद होता है। ये बहुत खूब। आप क्या, वेलकम टू यू नाउ। पैंडेमिक ने ऑफ कोर्स कला के क्षेत्र को, जैसे निरुपमा मैम ने बताया, नए चैलेंजेस प्रस्तुत करे, शूटिंग को लेकर काफ़ी समस्याएं हुई, लेकिन यस अब नई किरण आ गई है। उम्मीद है कि चीज़ें अच्छी तरह और ऐसे चलती रहेंगी, ये रोशनी, ये साथ, ये महफिलें और बढ़ती रहेंगी। एज अ आर्टिस्ट आपने क्या चैलेंजेस फेस करे ड्यूरिंग द पैंडेमिक? हमने जी बिल्कुल, देखिए कोई भी बदलाव जब आता है तो उसके 2 पहलू होते हैं, उसमें कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। पैंडेमिक ने कहीं दूरियां बढ़ाई, कहीं नज़दीकियों को भी बढ़ाया। परिवार का एक इम्पॉर्टेंस, फैमिली क्या होती है, फैमिली के लोग बेसिकली
क्या करते हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस आपकी ज़िंदगी में है। फैमिली के साथ जब आप वक्त बिताते हैं तो आपको कैसा लगता है, ख़ासतौर से हम लोगों जैसे जिनको कभी पता ही नहीं चला। हमारे तो 2-2 बच्चे जब हुए तो हमने अपने बच्चों को कभी बड़ा होते देखा ही नहीं। हम इतने बिजी थे काम में कि जब हम आते थे तो बच्चे सो जाते थे, मैं जब जाता था तो बच्चे सोए रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कमाल की चीज़ हुई। दूसरी एक बहुत अच्छी बात हुई कि आपने अपने आप के साथ जीने की एक जो आदत डाली, आप हमेशा लोगों से घिरे रहे, आप लोगों का मैंने कम से कम उस बीच 3 किताबें लिख डाली, और ये तीनों किताबें मेरी इस साल रिलीज हो जाएंगी। एक तो मेरी पोइट्री की आ चुकी है, वानी से ही आई हुई है, जो ऑलरेडी मार्केट में है, जिसका नाम है समीराना गीत, और दूसरी किताब भी अभी आएगी जो पैंडेमिक में मैंने लिखी है, और एक मेरी बायोग्राफी आएगी। और उसके अलावा एक मेरी रूपा पब्लिकेशन वाले मेरी एक किताब निकाल रहे हैं जिसमें मेरे 50 गानों की एक जर्नी, जी 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 50 गानों की एक सीरीज निकाल रहे हैं वो, जिसमें मैं स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग कि मेरे गानों, हर गाने के पीछे कोई कहानी होती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है। एक इंग्लिश में भी अपना पेंगुइन के साथ है ना, ब्लूमसबेरी के साथ वो बायोग्राफी जो है वो अलग तरह की है। तो ये तमाम काम हमने, जब गाने नहीं थे लिखने के लिए तो हमने बोला लिखना तो हमारी आदत है, तो हमने उसको इस तरह से उसका सदुपयोग किया। और बहुत जो मैंने कहा कि बहुत कुछ खोया भी तो कुछ पाया भी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, रंजीत साहब की आंखों के इशारों को समझते हुए, एंड ऑडियंस की बातों को भी जानते हुए, क्योंकि ऑडियंस भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। मेरा बस आखिरी राउंड है सवाल का, और मैं अपने पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि केवल 1 मिनट में इसको आप आंसर करेंगे। अब इस घूमते आईने में, बदलती हुई दुनिया में और इस बदलते हुए अक्स में, जो आप देख सकते हैं देश में बहुत टैलेंट है, बहुत क्रिएटिव है, एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है निरुपमा मैम? क्या मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? मेरा तो एक मैसेज है कि ठहराव बहुत बड़ी चीज़ है, और ट्रेनिंग, क्योंकि मैं जो देखती हूँ आजकल ये भाग दौड़ में बच्चे, और मैं आपको बता रही थी अभी क्लासिकल म्यूज़िक महान लोग और बिरजू महाराज जी जैसी हस्ती के पास लोग गए कि बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, इसको कुछ सिखा दीजिए, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, इंडियन आइडल ये वो, जहाँ इम्पोर्टेंस ज़्यादा अपीयरेंस को देती है। तो मेरी तो यही गुजारिश है नई पीढ़ी से कि प्लीज़ साधना पे ध्यान दें। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती है। जो बड़े बड़े महान हमारे गुरु हैं, कलाकार हैं, वो बोलते हैं हम अब आज भी सीख रहे हैं। तो सीखना ज़रूर, सीखने पे ध्यान दें और एक ठहराव लाएं अपनी पर्सनालिटी में। ये नहीं कि भाग दौड़ में बस मुझे ये बनना है और वो बनना है और आज ही बनना है, ये ना करें। नहीं, देखिए, मैं इस लायक नहीं समझता कि मैं सलाह दे पाऊँ, लेकिन मेरे गुरु जो मुझे सलाह दी थी वो सलाह मैं जो दे देता हूँ, मतलब आगे कह देता हूँ। हमारे गुरुजी थे बी.वी. कारण साहब, और वो कहते थे कि बेटा सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो। सिद्धि के पीछे भागोगे तो प्रसिद्धि स्वयं चली आएगी। तो बस यही आप ये बात है कि सीखें, सिद्धि के पीछे लगे रहें, बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। मगर सिद्धि कोई लड़की का नाम तो नहीं था फिर तो प्रसिद्धि भी नहीं मिलने वाली। उसमें सिद्धि के पीछे भागेंगे तो बदनामी पक्का है। नहीं, मैंने बोला राजेश जी ने बहुत स्मार्टली गर्लफ्रेंड का नाम भी बता दिया और एक बहुत अच्छी तालियां भी ले ली। तो मैंने पूछ ही लूँ कि कई बार, कि गुरुजी को भी तो शक नहीं था ना कि बेटा सिद्धि के तो नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, आज मैं जब आजकल के नए बच्चों से मैं मिलता हूँ या जो नए राइटर्स मुझे मिलते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत किसी की पंक्ति है, जब मैं उसको पढ़ता हूँ कि अब तो कतरे भी समंदर के लहजे में बात करते हैं। तो मुझे हैरानगी होती है। और आज मैं अभी भी कोई गाना जब लिखने जाता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपना पहला गाना लिखने जा रहा हूँ। ये आप लोग जब मुझे बोलते हैं कि भाई इतने गाने मैंने लिख लिए, यहाँ नाम आ गया, वहाँ नाम आ गया, तब कभी कभी मैं डरता हूँ सोचने के लिए कि सोचना नहीं चाहिए। तब मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ काम किया है।
मगर आजकल ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आजकल के म्यूजिक डायरेक्टर हों चाहे राइटर्स हों, दो काम अगर उनका चल गया बाज़ार में, वो काम करने के, आज सबसे बड़े मशहूर सिंगर हमारे अरिजीत सिंह, अब उनको गाना ही नहीं गाना है, उनको डायरेक्ट करना है, उनको एक्टिंग करनी है। तो लोग कुछ अजीबोगरीब माहौल में हैं। यूथ जो है वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा है कि ठहराव बहुत ज़रूरी है। आप जो काम करते हैं वो एक काम इतना बड़ा है कि आप यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं। आज राजेश जी फिल्म एक इतने बड़े एक्टर हैं, इतना अच्छा काम करते, अब एक कल को बोले कि नहीं मैं सब काम छोड़ के मैं शराब की दुकान खोल दूंगा। अरे भाई क्यों जा रहे हो शराब की दुकान खोलने यार? एक जो काम कर रहे हो वो करो ना भाई। अब हमको लोग कोई बोले आप डायलॉग लिखो, कभी कोई डायरेक्ट एक्टर बन जाओ, कभी कोई। हमारे फादर ने एक लाइन बोली थी कि बेटा एक बात याद रखना, एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जीवन में हमेशा एक काम करो। तो यूथ जो है वो फोकस्ड बहुत है, बहुत टैलेंट है इनमें, बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी ये थक जाते हैं, बहुत जल्दी ठहर जाते हैं, बहुत दूर तक न जाने का जो ख्वाब इनका है और बहुत मेहनत न करने की जो तमन्ना है, वो कहीं बहुत बड़ी बाधक है इनके जीवन में। बहुत ही खूबसूरत बातें हमारे बेहतरीन पैनलिस्ट ने कही हैं। तालियों के मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी आप सबकी ओर से कि ठहराव को समझिए, सिद्धि को समझिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जी हाँ, एक काम को एक समय करिए। मैं रंजीत जी एक सवाल ऑडियंस से ले लूँ यदि अगर समय अच्छा ठीक है। अभी क्योंकि वक्त की मैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमें इस खूबसूरत गुफ्तगू को यहीं समाप्त करना होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जश्न अदब की ये रौनक, ये महफिल, ये शाम इसी तरह आप सब लोगों की उपस्थिति से और हमारे पैनलिस्ट के बेहतरीन विचारों से चार चांद लग गए। एक बार फिर ज़ोरदार तालियाँ हो जाएँ। और कुंवर रंजीत जी व जश्न अदब की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ बुलाया। जी आप कुछ कह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप तमामी पैनलिस्ट का। बहुत खूबसूरत महफिल, खूबसूरत गुफ्तगू। ये गुफ्तगू हम तो नहीं चाहते थे कि ये सिलसिला बंद हो। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा।